Good morning, children. This is your Bhagwat madam presenting the next topic of physics for class 12th, image formation by convex mirror. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर का तो हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से फॉर्म होगी. ये कॉन्वेक्स मिरर है. इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी है ए बी. पोल से पहले एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये कॉन्वेक्स मिरर है. सो ये इस पर आने वाली रेस को फैला देगा. तो ये फैल गई रे ऊपर, लेकिन ये फोकस से आती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसके बाद हमने डॉटेड किया हुआ है. सेकेंड रे जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ तक जाएगी और यहीं से वापस लौट जाएगी और पूरा आगे तक चली जाएगी. लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए दिखाई देगी, इसीलिए इसके पीछे डॉटेड लाइन बनाई है. सो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, इसको डॉटेड ले लिया. एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई. सो दोनों देखिए रिफ्लेक्टेड रेज ए डैश पे मीट हो रही है. सो ए बी की इमेज बन रही है ए डैश बी डैश पर. अब ये जो इमेज बन रही है इसको हम क्लियरली देख सकते हैं. बिहाइंड द मिरर है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, बिटवीन पोल एंड फोकस है. अब ये इन्वर्टेड और रियल तो नहीं दिख रही है, बल्कि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज दिख रही है. तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर की एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट को चाहे मिरर के सामने किसी भी पोजीशन पे रखा जाए, किसी भी पोजीशन पे रखा जाए, दूर रखा जाए, पास रखा जाए और पास रखा जाए, तब भी इसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनती है. एक और चीज़ है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाते जाएंगे, वैसे वैसे इमेज फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है और इसका साइज़ थोड़ा 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 बढ़ता जाता है. लेकिन ये इमेज हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनती है और हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती है. ये देखिए यहाँ मैंने इसको अच्छे से लिखा हुआ है. नेचर ऑफ इमेज, इरेक्ट, वर्चुअल, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस. इसकी एक जो स्पेशलिटी जो मैंने बताई वो यहाँ लिखी हुई है. एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द मिरर, इट्स इमेज शिफ्ट्स फ्रॉम फोकस टू पोल. मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रही है तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बट ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इसका साइज फोकस से पोल की तरफ आने में इंक्रीज होगा, बट इसका जो इमेज का साइज है वो हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही होगा. सो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन में रखने पे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा इसी तरह की इमेज फॉर्म करता है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन. इसकी जानकारी मैंने अपने पहले लेक्चर में दे दी थी. साइन कन्वेंशन मतलब अगर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं मिरर के साथ में तो हमें किस तरह के साइन फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले आपको समझाया था मैंने कि इंसिडेंट रेज हमेशा लेफ़्ट टू राइट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसिडेंट रेज हमेशा लेफ़्ट टू राइट इंसिडेंट होंगी. हर डिस्टेंसेस हमको पोल से लेने हैं. ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर. दोनों कंडीशन में हमको हर एक डिस्टेंसेस कॉनकेव मिरर के लिए भी पोल से लेफ़्ट लेने हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमको पोल से राइट साइड में लेना है. सो कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव. उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ से ये नेगेटिव, यहाँ से ये हो जाएगा पॉजिटिव.
ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने बनाया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होंगे सब डिस्टेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब नेगेटिव हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 और 4 मार्क क्वेश्चन, that is relation between F and R. What is F? It is focal length and R is radius of curvature. There is a proper relation between focal length F and radius of curvature R of the mirror. So let us see about this. First let's watch for concave mirror. So एक concave mirror है, ये इसका पोल है, फोकस है F और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है या सिंपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक रे इस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके जाएगी। सो यहाँ तक एक रियल रेज के फॉर्म में हम देख सकते हैं। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पॉइंट बी को, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर उसको हमने ज्वाइन किया तो BC क्या होगा? BC होगा परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि हम इसके पहले भी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रेडियस जो होता है, एक अगर हम सर्कल ले तो सर्कल पर कोई भी रेडियस जो होता है वो इस जगह पे अगर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमेशा क्या होगा? राइट एंगल। तो उसी तरह से ये जो है, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम ले तो यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट के फॉर्म में है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। सो BC जो है वो इस पूरे कर्वेचर के लिए रेडियस है, इसीलिए ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। सो दिस विल बी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी है? AB इंसिडेंट रे है, BF रिफ्लेक्टेड रे, देन BC हो गया परपेंडिकुलर विथ P as a pole. Now, by the second law of reflection, first law of reflection, we have angle of incidence equal to angle of reflection. अब angle of incidence यहाँ पर क्या है? एंगल ABC। एंगल ABC कौन सा है? ये है। एंगल ABC is angle of incidence. So एंगल ABC एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल CBF। एंगल CBF दैट मीन्स दिस। सो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इनको हमने क्या लिया है? थीटा। लेट मतलब सपोज। सो ये हो गया एंगल थीटा, ये भी हो गया एंगल थीटा, दोनों इक्वल है, तो हमने थीटा ले लिया। अब इसके बाद देखिए, ऑल्सो AB पैरेलल टू PC। ये जो AB रे है ये इस PC प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। BC ट्रांसवर्सल है। सो एंगल ABC is equal to angle BCP. So angle ABC is equal to angle BCF. एंगल BCF मतलब ये वाला एंगल। सो ये एंगल थीटा था, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी थीटा हो गया, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए ट्रायंगल BCF में, इन ट्रायंगल BCF ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन दोनों के अपोजिट
जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, बिकॉज इन क्लास 10th वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस थ्योरम दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। सो देखिए, इस एंगल के अपोजिट साइड हो गई CF और इस एंगल के अपोजिट साइड हो गई BF। सो हमने यहाँ पे लिखा है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए BF इक्वल टू FC। ठीक है, इसके अपोजिट हो गई FC और इसके अपोजिट हो गई BF। सो FC इक्वल टू BF। अब देखिए BF इक्वल टू PF क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि पॉइंट B और पॉइंट P ये पूरे मिरर के लिए एक इमेजिनेशन किया है कि पॉइंट B और पॉइंट P दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। सो पॉइंट B जहाँ जहाँ है वहाँ पे पॉइंट P लिखा जा सकता है। सो इसीलिए BF पॉइंट B की जगह हमने लिख लिया पॉइंट P। So BF is nearly equal to, this is the sign of wave, wavy sign is for nearly equal to. So BF is nearly equal to PF. So ये दोनों equal हैं, इसलिए यहाँ पे FC equal to BF की जगह हमने लिख लिया PF यहाँ से। अब दोनों जगह on the both sides we have added PF. So FC plus PF इज इक्वल टू PF प्लस PF। दोनों तरफ हमने क्या ऐड किया? PF। यहाँ पे PF है। सो FC प्लस PF, FC प्लस PF मतलब PF प्लस FC, दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? PC। सो PF प्लस FC इज इक्वल टू PC इक्वल टू PF प्लस PF इक्वल टू 2PF। सो यहाँ पे आ गया दोनों का ऐड करने से PC, यहाँ पे आ गया दोनों का ऐड करने से 2PF। व्हाट इज PC? P मतलब पोल से C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो PC की जगह हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2 और PF की जगह हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ, क्योंकि PF रिप्रेजेंट करती है फोकल लेंथ। सो R इक्वल टू 2F और फाइनली F इज इक्वल टू R बाय 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन F एंड R। इसका ये मतलब होता है किसी भी मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना डिस्टेंस ये है P से F तक का, उतना ही डिस्टेंस होगा F से P तक का। तो जब भी हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि P से F तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए F से C तक के डिस्टेंस के, और वो दिखना भी चाहिए डायग्राम्स में। अब जैसे ये हमने प्रूव किया है F इक्वल टू R बाय 2 कॉनकेव मिरर के लिए, उसी तरह से ये प्रूव किया जा सकता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए पूरा सेम टू सेम है प्रोसीजर, सिर्फ रे डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। सो AB एक इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। P पोल है, F फोकल लेंथ है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, ये रे फोकस से आती हुई दिखाई देगी। जब हम इस इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B पर C से ज्वाइन करते हैं तो हमको जो BC मिलेगा जो कि हमने आगे एक्सटेंड किया है वो N तक, तो ये CN क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई पूरी रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया परपेंडिकुलर। सो ये हो जाएगा
परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो कि हमने थीटा लिया है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अब ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल ABN मतलब ये वाला और एंगल ये दोनों इक्वल रहेंगे। सो इस तरह से हम रिलेशन बिटवीन F और R जो कि सेम मिलता है, R = 2F या F = R/T 2 प्रूव कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। अब देखिए, हमने दोनों मिरर्स को देखा, दोनों मिरर्स में हमको एक चीज़ें पता चलती है कि कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का है, और कॉन्वेक्स मिरर वो है डाइवर्जिंग नेचर का। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर क्या है? कन्वर्जिंग मतलब जो कि रेस को मोड़ता है। ये देखिए कॉनकेव मिरर बना है, ये रेस को फोकस की तरफ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ना, ये कहलाता है कन्वर्जिंग नेचर। जब मिरर अपने ऊपर आने वाली इंसिडेंट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है, बेंड करता है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उसी तरह से अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर देखिए अपने ऊपर आने वाली रेस को फैला देता है। ये इस तरफ फोकस की तरफ मोड़ता नहीं है, बल्कि यहाँ से उसको फैला देता है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी कहलाती है डाइवर्जिंग नेचर। सो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। That's all for today. Goodbye. We will meet in the next video.